हेलो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे थे जिसमें क्लास 9th का सेल टॉपिक जो है वो हमने उठाया हुआ था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सेल क्या होता है, सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, उसका डिस्कवरी किसने किया, बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कोशिका कौन है, सारा कुछ उसमें बड़े ढंग से बताया गया है। पहले वो देखिए, उसके बाद की कड़ी को हम लोग यहाँ पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, छोटा ही वीडियो रखेंगे। छोटे छोटे वीडियो में ही हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग को भी बर्डन ना लगे, मस्ती मस्ती में आप लोग भी देख लो। तो आज जो वीडियो है उसमें हम लोग जितने भी सेल के टाइप होते हैं उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका को बांटने के कई तरीके हैं। सबसे पहले जिस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग कोशिका को बांट रहे हैं संख्या के आधार पे। संख्या के, लिख लीजिएगा, संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। संख्या के आधार पर कहने का क्या मतलब है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से निर्मित होते हैं। आपके एनसीईआरटी में देखोगे जब तो उसमें ये लाइन मेंशनड है। एक कोशिका, एक सिंगल कोशिका सारे काम को करती है, जो मतलब एक जीव में होता है, जैसे पोषण कैसे होता है या जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो एक सिंगल कोशिका करती है। तो जो एक कोशिका से बनी हुई है उसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ये हो गया संख्या के आधार पर बांटना। कौन कौन था? पहले तो था एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, इंग्लिश में लिखेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि वे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग। अमीबा का आपने नाम सुना होगा। अमीबा में न्यूट्रिशन होता है स्यूडोपोड्स के हिसाब से, ठीक है। जब 10th क्लास में पढ़ोगे पोषण टॉपिक जैव प्रक्रम में, तो उसमें पढ़ना है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो वो कूट पादों की मदद से होता है, ठीक है, वो बताएंगे उस समय। अमीबा के बाद पैरामीशियम, ठीक है, युगलिना, क्लेमिडोमोनास, ठीक है, ईटीसी लिख लो। ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव हमने बताया कि वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बना है, उसको हम लोग बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्या है? सेकंड नंबर लिखेंगे बहुकोशिकीय जीव। अंग्रेजी में लिखेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? जैसा कि नाम से ही लगा हुआ है, एक कोशिकीय जीव था तो वो एक कोशिका से बना था। तो बहुकोशिकीय क्या होगा? जो अधिक, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से जो बना होगा उसको बोलेंगे। जो ढेर सारी कोशिकाओं से बना होगा उसी को हम लोग बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। तो लिखेंगे वे सभी कोशिकाएं जो अनेक या एक से अधिक भी लिख सकते हैं, या एक से अधिक, एक नहीं है, एक से अधिक है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
कोशिकाओं से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कहलाते। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सीधा सरल है, हम ही लोग हैं। ठीक है, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे पादप हो गए। ठीक है, लिख लो जीव जंतु। तो पेड़ पौधों को जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें उसको पादप बोला जाता है, तो पादप लिखेंगे, ईटीसी। और भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोशिका को जो विभाजित किया वो संख्या के आधार पर विभाजित किया। जितने भी कोशिकाएं हैं उनको संख्या के आधार पर जब हम लोग विभाजित करते हैं तो वो दो टाइप में विभाजित होता है। पहला एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर। नेक्स्ट हम लोग जब कोशिका को बांटते हैं तो वो केंद्रक के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, आपने अगर कल का क्लास देखा होगा तो हमने समझाया था कि केंद्रक क्या होता है, कि जैसे अगर कोई सेल है मेरे प्यारे भाई, कोई सेल है तो उसके अंदर बीचों बीच एक गोलाकार संरचना होती है, इसको केंद्रक बोलते हैं, जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप पहला वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो केंद्रक के आधार पे जब हम लोग बांटते हैं मेरे प्यारे भाई कोशिका को, जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको जब हम लोग केंद्रक के आधार पर बांटेंगे तो वो भी दो प्रकार में बटेगी। केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो जब हम लोग केंद्रक के आधार पर ही बांटेंगे तो वो भी दो प्रकार में बटेगी, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, समझेंगे, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। केंद्रक के आधार पे कोशिका कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की। कौन कौन? एक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। हालांकि इन दोनों के बारे में डिफरेंस हमने पहले भी बताया हुआ है अपने एक स्पेशल वीडियो में, 3 मिनट का छोटा सा वीडियो है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या बोला, केंद्रक के आधार पे बांटना है। तो देखो होता क्या है ना, कि जो नाम है ना इसमें कैरियोट लिखा हुआ है, कैरियोट। कैरियोट का मतलब ही होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे जो यू है, यू यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सच्चा। तो नाम से ही तोड़ो ना इसको। जिसमें सच्चा न्यूक्लियस होगा, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस होगा या जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा मेरे प्यारे भाई, उसको बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात अगर करें हम लोग, तो प्रो का मतलब होता है, ध्यान देना, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि जो अच्छे से मेच्योर नहीं है, वह सेल जो जिसमें न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से मेच्योर नहीं है, ढंग से बना नहीं है या न के बराबर है, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू मतलब कि सच्चा न्यूक्लियस बन नहीं पाया है, प्रिमिटिव है, मेच्योर नहीं है, बढ़िया से बना नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग कई बार नगण्य मान के चलते हैं कि इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो प्रोकैरियोटिक। पहला डिफरेंस यही है। ठीक है, जिसमें लिखेंगे हम लोग, यह मैंने आपको बस समझा दिया। ठीक है, इसको जब आप ऐसे डिफरेंस बनाओगे तो पहला लिखोगे केंद्रक यूकैरियोटिक में उपस्थित, इसमें लिखोगे केंद्रक अनुपस्थित। उसके बाद देखो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बढ़िया से डेवलप नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत सरल होता है। तो इसका जो प्रकार मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि ये बहुत सरल प्रकार की कोशिका होती है, यह बहुत जटिल प्रकार की कोशिका होती है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ही लिखूंगा। आप इसको भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक बहुत सरल प्रकार की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जो होती है वो जटिल प्रकार की कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक इसलिए जो है सरल होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली जो आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। जब कोई चीज नहीं पाया जाएगा तो नॉर्मल सा कोई चीज रहेगा, इसलिए यह सरल है। इसमें सब चीज पाया गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल चीज है। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल में हम ही लोग हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, और इसमें प्रोकैरियोटिक में जो अमीबा ये सब है। ठीक है, ये आप देख लिए। दूसरा इसमें लिखोगे इसका साइज पे,
अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यह 10 से 100 माइक्रोमीटर इसका साइज है। इसका साइज का अगर बात करोगे, इसका लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है साइज इसका प्रोकैरियोटिक का। ठीक है। तीसरा पॉइंट अभी ही मैंने समझाया कोशिकांग के बारे में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक है तो पाए जाते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाती हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, इसमें भी कुछ कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में भी, लेकिन कुछ कुछ होता है। जब हम लोग कोशिकांग आगे पढ़ाएंगे, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन से, तो वहाँ पे बताएंगे कि किसमें प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, वो हम लोग बाद का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बस इसका डिफरेंस बता रहे हैं। ये लिख लिए। इसके बाद हम लोग 5th लिखेंगे। इसमें यूकैरियोटिक है तो एटीएस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें एटीएस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये 5 डिफरेंसेस था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अभी आप लोगों का एक प्रश्न बन रहा होगा कि ये जो 80S है, इसमें S क्या है। ये मैं समझा रहा हूँ, आप लोग इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैं इसी पे आ रहा हूँ। लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ ताकि वीडियो फिर लंबी ना हो जाए। बहुत हम लोग को छोटा वीडियो रखना है। अगर लिखोगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो, राइबोसोम जो है ना, इसमें मैंने बताया एक 70S और एक बताया मैंने 80S। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। राइबोसोम का मैंने 2 टाइप बताया, एक 70S और एक 80S। तो यहाँ पे जो मेरे प्यारे भाई S जो है इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसको स्वीडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो अवसादन गुणांक। होता क्या है कि आप लोग घनत्व तो समझते होगे, डेंसिटी समझते होगे। अगर किसी भी चीज का डेंसिटी ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, तो उसको पानी में डुबोगे तो बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग रुई को ले लेते हैं और एक लोहे के किसी टुकड़े को ले लेते हैं। अगर लोहे के टुकड़ों को पानी में डालोगे तो वो तुरंत से नीचे आ जाएगा, लेकिन रुई को अगर डालोगे तो पानी में वो पहले तैरेगा, छला जाएगा। समझ लो बात को, वो पूरा नीचे जाके बैठेगा नहीं जल्दी से। क्यों? क्योंकि लोहा का डेंसिटी ज्यादा होता है रुआ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसी प्रकार से एस जो है ना, एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है या अवसादन गुणांक है। मतलब यह है कि राइबोसोम का घनत्व और जो साइज है उसको अवसादन गुणांक दिखाता है। अब एटीएस टाइप का राइबोसोम है तो उसका घनत्व या फिर जो साइज कहो वो ज्यादा होगा तो वो पानी में जल्दी आके बैठेगा नीचे। 70S है तो कम है तो वो थोड़ा लेट से आके बैठेगा। बस यही है और कुछ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे 11th क्लास का टॉपिक है, मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद 2 तरीके से हमने कोशिका को बांट दिया। ठीक है, एक संख्या के आधार पे और एक केंद्रक के आधार पे। नेक्स्ट हम लोग बांटेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ये लास्ट है। 2 प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग बांटते हैं। एक जंतु कोशिका, जो जीव जंतु, जो भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो हम लोग हैं, हम लोग भी जीव जंतु में ही आते हैं, तो हम लोग पादप मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो 2 टाइप से हम लोग यहाँ पे भी बांटते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? भित्ति
नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोई भी सेल है तो सबसे ऊपर में तो सेल मेम्ब्रेन होता है, सभी कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन पादपों में देखोगे तो एक और लेयर दिया जाता है ताकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। इंसानों से ज़्यादा प्रोटेक्शन तो पेड़ पौधों को चाहिए, क्योंकि कोई भी आता है पेड़ काट लेता है तो उनको मजबूती ज़्यादा चाहिए ना। उस मजबूती को प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है पेड़ पौधों में, ठीक है, पादपों में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जस्ट इसका उल्टा पादप में लिखेंगे हम लोग इसमें, और वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि जंतु कोशिका जो है उसमें लवक नहीं पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और भी लवक कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, लाइक ये सब चीज़ हम लोग जब आगे सेल ऑर्गेनेलिज जब पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे। तो इसमें जो है वो लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, क्योंकि भाई इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेना है, इसलिए इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, इसमें तारक काय उपस्थित होता है। किसमें? जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारक काय अनुपस्थित। क्या है तारक काय, क्या है लाइसोसोम, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक इन दोनों में डिफरेंस है, तो वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कि जीव जंतु जो है वो अपना भोजन भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे पादपों की, तो ये अपना भोजन स्टार्च या फिर इसी को मंड बोला जाता है के रूप में संग्रहित करते हैं। आपने पिछले क्लासेस में जब पोषण टॉपिक पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन, तो उसमें पता होगा कि जो एक्सेस भोजन बच जाता है तो जीव जंतु ग्लाइकोजन के रूप में उसको संग्रहित कर लेते हैं। उस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोसिस बोलते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे जो है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं अपने भोजन को। तो ये तीन टाइप से हमने कोशिका को बांटा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद सभी कोशिकांगों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।